नमस्कार श्रोताओं, आज इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध समाज सेवी और शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर राजीव सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनका कि सामाजिक कार्यों में एक बड़ा ही अमूल्य योगदान है। और आजकल के दौर में जबकि लॉकडाउन की एक लंबी अवधि रही है और कोरोना के चलते तमाम जो सामाजिक सामान्य गतिविधियां हैं उसमें समाज सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने काफी कुछ काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव सिंह आपका हमारे आकाशवाणी और विविध भारती के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। तो करीब 70 से अधिक दिनों का ये वक्त रहा है, क्या गतिविधियां रही आपको? और इस लॉकडाउन में समाज से चूंकि आप सीधे सीधे अपने संस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या देखा, क्या आपने महसूस किया इस दौरान? अरुण जी, लॉकडाउन के दौरान तो समाजसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जी, क्योंकि हम लोग समाज से सीधे जुड़ करके काम करते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य रहता है। जी जी तो जी। इस लॉकडाउन के दौरान शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने एक तो पहले लोगों को अवेयरनेस जनरेशन का काम किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकार की जो गाइडलाइन तैयार हुई उनका पालन करें, लॉकडाउन पीरियड में घर में ही रहें, सेफ रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी जी। और जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो शुरुआत में तो काफी दिक्कत हुई होगी, हालांकि अब तो लोग गंभीर हो गए हैं, खुद से ही तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में लोगों को इस गंभीरता का एहसास कराने के लिए क्या क्या तरीकों का इस्तेमाल आपने किया? जी, शुरुआती दिनों में असल में लोगों को इसकी भयावहता का उतना अंदाज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में और फिर भारत में केसेस बढ़ने शुरू हुए और इसकी गहनता बढ़नी शुरू हुई, तब लोगों के अंदर थोड़ा इसको लेकर के एक चिंता बढ़ी और लोगों ने इन चीजों को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू किया। तो शुरू में तो लोग नहीं मान रहे थे, लोग बाहर निकलना और इन गाइडलाइंस को सही ढंग से फॉलो न करना, ये सब किया, लेकिन बाद में लोगों ने इसकी गंभीरता को महसूस करते हुए चीजों को करना शुरू किया। और शहरों में और गांव में भी एक बड़ा वो वर्ग है जो बिल्कुल जो एक सजग नागरिक होते हैं या बौद्धिक लोग होते हैं, वो तो चीजों को जल्दी और खुद से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनके प्राथमिकताएं अलग होती हैं, रोजी रोटी रोजगार से जुड़ी हुई, इसलिए वो बहुत कुछ उस तरह से ध्यान नहीं दे पाते। और आपका चूंकि काम उन लोगों के ही बीच में है, तो उन खास दूर दराज के इलाकों में कैसा अनुभव रहा, क्या क्या किया आप लोगों ने? तो मैं वही बताने का प्रयास कर रहा था जी कि पहले फेज में तो जब लॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ तो लोगों को इसका उतना गहराई का अंदाज नहीं था कि इतना लंबा खींचेगा या इतना और इसका प्रेवलेंस तेजी से बढ़ता जाएगा जी। लेकिन जो दूर दराज के लोग रहने वाले थे, जब उनको लगा कि लॉकडाउन के बाद उनकी गतिविधियां सीमित होती जा रही हैं, नौकरी के ऊपर असर पड़ रहा है, काम नहीं मिल रहे हैं, तब लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू किया। और पलायन के दौरान एक तो पलायन के दौरान और जब वापस अपने घरों की तरफ लोग आए जो है जी, तो वहां पर एक नया एक दिक्कत प्रारंभ हुई। बहुत सारे ऐसे भयावह दृश्य हमें देखने को मिले जो मानव इतिहास में पहले नहीं दिखाई दिए। साइकिल से, ट्रॉली से, जो भी साधन जिसको मिला लेकर के आने लगे। और गांव में जब लोग आए तो वहां पर उनको स्कूलों में और पंचायत भवनों में क्वारंटाइन करने के लिए शुरुआती दौर में शासन ने आदेशित किया जी। वहां पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं न होने से लोग वापस घरों में आने लगे। तो गांव में भी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हुई। लोग बाहर से आने वाले लोगों को टोका टाकी इस तरीके की चीजें शुरू हुई और आगे चल करके वो संपत्ति विवाद और इस तरीके की चीजों, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब चीजों पर भी बहुत इसका गहरा असर पड़ने लगा। तो वहां पर भी हम लोगों की भूमिका प्रारंभ हुई और हम लोगों ने बहुत सारे मामलों में टेली काउंसलिंग के माध्यम से, इसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से भी थानों पर भी जाकर के बहुत सारे मामलों को निपटाने का, जो संपत्ति से जुड़े थे या महिला पुरुष के परिवार के आपसी विवादों से जुड़े हुए थे, वहां पे हम लोगों ने इंटरेक्शन किया जो है। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से हालात हैं जो मनोविज्ञान पर असर डाल रहे हैं और लोग चूंकि एक साथ रह रहे हैं, बहुतायत और इकट्ठा रह रहे हैं, इसलिए इस तरह की तनावपूर्ण स्थितियां परिवार में, समाज में हो रही हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक बात की तरफ आपका और श्रोताओं का ध्यान और आकृष्ट करना चाह रहा हूँ जी। इस लॉकडाउन ने जहाँ एक तरफ परिवार को आपस में जुड़ने का मौका दिया, एक दूसरे के को और अच्छे से समझने का मौका दिया, जी जी, वहीं पर परिवार के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे वो भी बहुत तेजी से उभर कर सामने आ गए। और आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या की घटनाएं बहुत बढ़ी जो। तो उसको भी लेकर के हम लोगों ने किशोर किशोरियों और युवाओं के बीच में
उनको कैसे हम लोग इंगेज कर सकते हैं कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, उस पर भी हम लोगों ने एक पहल की, जिसकी वजह से यूथ का एंगेजमेंट हुआ। जी जी। और उन्होंने समुदाय को काफी सपोर्ट करना प्रारंभ किया। जी जी। और आपकी तो पहल बहुत सारी, बहुत रचनात्मक पहल होती है। जी। हमारी संस्था और बाकी अन्य काफी संस्थाओं ने वाराणसी में किया, तो ये था कि जितने भी प्रवासी लोग आए या यहाँ के स्थानीय लोग भी जो जिनके पास राशन का अभाव था या इस तरीके की दिक्कतें थी, उनको मैं आपको बताऊं कि बनारस में लगभग 90 संस्थाओं ने अनवरत करीब 3 महीने तक जो है यहाँ पे अन्नपूर्णा किचन के माध्यम से या ड्राई राशन किट के माध्यम से पूरे प्रशासन को सहयोग प्रदान किया, पुलिस को सहयोग प्रदान किया। और वाराणसी तो वैसे भी जो है वो भूखों का पेट भरने के लिए बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की नगरी है। तो एक अनवरत प्रयास जो प्रशासन के साथ मिलकर के संस्थाओं ने किया, वो भी बाकी जगहों के लिए बहुत अनुकरणीय रहा और उसके बड़े ही अच्छे परिणाम दिखाई दिए। बच्चों के बीच भी आपका बड़ा खास तौर से काम रहा है। और इस दौरान जैसा मैंने कहा कि बड़ों को तो समझना समझाना हालात को आसान होता है, बच्चे जो खेल कूद और मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो जब घरों में कमरों में कैद हो गए तो एक बाल मनोविज्ञान को समझने की भी बात आती है, स्थिति आती है। और पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेजेज भी बंद हैं, खासतौर से छोटे बच्चों के। तो उन बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? आप तो बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बच्चों से आपकी संस्था जुड़ी हुई है। आपने बहुत मौजूद बात की और इसको लेकर के हम लोगों ने हमारे कार्यक्षेत्र में किशोरियों के जो समूह हैं जी, उनको हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई किशोरी समूह नाम दिया है। उनको हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और ऐसे अलग अलग लोगों से उनका इंटरेक्शन करवाया, साइकोलॉजिस्ट लोगों से इनका इंटरेक्शन करवाया, जिससे उनकी जो पढ़ाई की जो क्षति हो रही थी उसको कैसे वो कवर कर सकते हैं। जी जी। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी सामूहिक पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम लोग जिन परिवारों में काम करते हैं वो तो आप जानते हैं काफी गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जिनके पास सोशल मीडिया या एंड्रॉयड फोन की कमी होती है। तो वो कैसे 2-3 बच्चों का ग्रुप मिलकर के इस अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है, अपनी पढ़ाई को नुकसान को रोक सकता है, इसको लेकर के भी हम लोगों ने किया। तो इसके 2 नतीजे निकले। एक तो जो एक सूनापन, एकापन जो लोगों के मन में था, उससे थोड़ी राहत भी मिली और उनकी पढ़ाई का जो नुकसान था वो भी पूरा हुआ। जी जी। यानी कि बहुत ही सकारात्मक और अच्छे प्रयास आप लोगों के द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा और आपके स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे हैं। और मुझे अरुण जी एक चीज और भी समझ में आती है कि ये जो पोस्ट कोविड-19 पीरियड है, ये भी अभी लंबा खिंचना है। जी जी। और हम लोगों के पूरे जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ना है। हाँ। तो मैं इसी के माध्यम से अपने सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को भी उनसे साग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो हमें बचाव ही इसका सबसे बड़ा एक उपाय है। जी जी। तो अपनी जीवन शैली को हमको इस तरीके से बनाना है कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, और इसके अलावा हम लोग अपनी बाकी गतिविधियों को करें, संचालित करते रहे, अपने साथ साथ दूसरों को भी मदद करें, ताकि वो अपनी, चाहे वो उसके रोजगार का संकट हो या उसकी पढ़ाई का संकट हो, उन सब में भी हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते। जी जी। इंसान के काम आना ही एक जो इंसानियत है, मानवता है, उसका यही उसके उद्देश्य और उसका विमर्श होता है। डॉक्टर राजीव, आप तो बिल्कुल एक आपकी सुदीर्घ साहित्यिक परंपरा के परिवार से आते हैं और आपके संस्था का नाम ही, और आपके पिताजी हिंदी साहित्य के एक बड़े ही सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। उनकी रचनाएं तो इस तरह के परिस्थितियों में बहुत ही ताकत देने का काम किया करती हैं। तो आपको कोई कविता ऐसी कोई याद आ रही हो, क्योंकि एक बड़ा ही मादा और हिम्मत देने वाले रचनाकार रहे। मैंने अभी उनकी एक कविता को फेसबुक पर पोस्ट किया था। जी जी। यूं अंधेरा अभी पी रहा हूँ, रोशनी के लिए जी रहा हूँ। ये बहुत मौजू इसलिए भी है कि हर व्यक्ति एक अंधे कुएं में कैद है। जी जी।
और उसका कैसे उससे बाहर निकलने की उसके अंदर छटपटाहट है, जी जी, इस कविता में उल्लिखित थी। एक दौर था जिस वक्त शंभुनाथ जी लिख रहे थे तो बड़ा ही श्रृंगार का और छायावादी कविताओं का था। वैसे में उन्होंने इंसानियत को, ताकत को, जो जीवटता, जो जीवन से जुड़ी हुई चीज है, जिस और आप लोग अभी काम भी कर रहे हैं, समाज के हर तबके को बल देने का काम कर रहे हैं। नहीं तो एक एलिट वर्ग है जिसे तमाम तकलीफों से वो वाकिफ ही नहीं है कि क्या क्या दुख दर्द होते हैं, तो वो रचनाएं शंभुनाथ जी की रही हैं। तो जरूर आप इस कविता को हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं ताकि बहुत कुछ सकारात्मक और ताकत का संचार हो सके। मैं दो तीन लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यूं अंधेरा अभी पी रहा हूँ, रोशनी के लिए जी रहा हूँ, एक अंधे कुएं में पड़ा हूँ, रोशनी के लिए जी रहा हूँ। इस तरीके से पूरे मानव जीवन के संतरास को दिखाने वाली ये कविता है जो रखी गई। और लॉकडाउन में तो बहुत से लोग घर में रहते हुए भी कवि और चित्रकार हो गए, तो आप एक अच्छे परंपरा से आते हैं। जी, लोगों के अंदर की जो रचनात्मकता थी, जो क्रिएटिवनेस थी, वो बहुत उभर करके सामने आई। इस पक्ष की तरफ मैं बात करना भूल गया। जी जी। और बच्चों ने बहुत ही उनके मन के अंदर जितनी भी कोमल भावनाएं थी या जो कुछ भी वो यथार्थ भोग रहे हैं, उनको तूलिका के माध्यम से, कलम के माध्यम से बहुत बखूबी उन्होंने उकेरा है। जी, और बनारस में तो कुछ रचनाकार उनको संपादित भी कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जो है। जी जी। तो बच्चों के द्वारा जो इस तरीके की चीजें की गई हैं, उनको हमारी संस्था कंपाइल करने का एक योजना बना रही है। जी जी। और जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होंगी वो वाराणसी की सुधी जनता और श्रोता के और संग्रहणीय होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वही भविष्य की थाती हैं और सारा दारोमदार आने वाले वक्त का इन्हीं के कंधों पर है। तो डॉक्टर राजीव सिंह, बहुत ही अच्छी बातचीत आपसे हुई और उम्मीद है ये बातचीत हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आएगी, उन्हें सकारात्मकता की ऊर्जा प्रदान करेगी। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने बच्चों के बारे में इतनी बातें की तो क्यों ना बच्चों से जुड़ा हुआ, उन्हें पसंद आने वाला एक गीत भी हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, ताकि आजकल जो एक हम लोगों ने चर्चा भी की कि तनाव का माहौल है वो कुछ हल्का फुल्का हो जाए, क्योंकि गीत संगीत बड़ा ही आत्मबल प्रदान करते हैं हमें। और हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती की ओर से। डॉक्टर राजीव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। धन्यवाद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम।
नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Thank you.